वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसका नेम क्या है? डिफरेंस बिटवीन केंजियन एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को पता है कि केंज ने भी क्या किया था 1936 के अंदर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी। क्लासिकल ने भी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी। तो उनमें क्या मेजर डिफरेंस है, आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि केंजियन क्या मानते हैं और क्लासिकल क्या मानते हैं। पहले बात करें हम केंजियन इकोनॉमिक्स की, तो वो ये मानते थे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड क्या पर्सन कौन होता है। इनवॉलेंट्री होता है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो, आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। A person is who is willing to work at less than existing rate of real wage। कि मार्केट के अंदर एक रियल वेज रेट होती है, कि वेज रेट को जब आप प्राइस से डिवाइड करते हो या वास्तव में मार्केट में जो रियल वेज रेट चल रही है, लोग उससे कम पर भी काम करने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें क्या नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट होती है अकॉर्डिंग टू केंज। अगर हम बात करें क्लासिकल की, क्लासिकल क्या मानते थे अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर। उनका ये मानना था कि अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ मनी वेज। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ मनी वेज का मतलब है मार्केट के अंदर एक मनी वेज चल रही है, मॉनेटरी टर्म में एक मनी वेज रेट चल रही होती है। उस मनी वेज रेट पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो उसको कहेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट कहेंगे। देखो, आपने देखा कि केंज ने कहा रियल जो वेज रेट है उससे कम पर लोग काम करने के लिए तैयार है, उन्हें काम नहीं मिलता। और ये कहते हैं मॉनेटरी टर्म में मार्केट के अंदर एक मनी वेज चल रही है, लोग उस पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। तो ये क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। अगला जो पॉइंट इनको डिफरेंस करता है एक दूसरे से वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वाला जो पॉइंट है वो ये क्या कहा जाता है इसमें, कि जो केंज और क्लासिकल का जो संतुलन का जो बिंदु है वो क्या मानते हैं इसको। वो पहले हम बात करेंगे केंजियन इकोनॉमिक्स की, फिर हम बात करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। केंज हमेशा ये कहते हैं कि एक बार जो डिसाइड हो जाता है संतुलन वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, हैव नो टेंडेंसी टू चेंज इट, कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट देयर शुड बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। उनका ये मानना है कि पहली बात, जो संतुलन एक बार डिसाइड हो जाता है वो फिक्स हो जाता है, और दूसरा जो आप संतुलन का जो बिंदु डिसीजन लेते हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी किस में हो, फुल एम्प्लॉयमेंट में हो। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इकोनॉमी में संतुलन आ सकता है। आपको पता है कि केंजियन इकोनॉमिक्स में अंडर डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ दिया गया था, वो कहाँ दिया गया था, केंजियन इकोनॉमिक्स में। इसी चीज़ को देखो हम डायग्राम से अगर समझे, OX पर अब देखो अकॉर्डिंग टू केंज क्या होता है, ये एग्रीगेट सप्लाई होता है। अब एग्रीगेट डिमांड मान लो यहाँ कट कर रही है, ये तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। लेकिन उनका मानना है कि हमेशा जो संतुलन आप ढूंढ रहे होते हो वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी आपका संतुलन हो सकता है। मान लो आपकी एग्रीगेट डिमांड इतनी है, एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ टच कर रही है, तो ये भी आपका एक संतुलन का पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट है जो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा, और आप यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो लेकिन आप संतुलन में हो। तो केंज हमेशा यही कहते थे कि संतुलन में होने के लिए आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्लासिकल क्या मानते थे, क्लासिकल ये मानते थे जहाँ पर किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वहाँ पर ही संतुलन का डिसीजन हो जाएगा, और वही पॉइंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का भी होता है। ये डिमांड हो गई और ये हो गया सप्लाई, और यहाँ पर आपका जो है आउटपुट डिटर्मिनेशन हो गया, और यही आपका पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट का रहेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है वो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। केंज हमेशा ये कहते थे कि आप इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है उसको बढ़ाओ, अपने आप ही डिटर्मिनेशन हो जाएगा किसका, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो हमेशा क्या कहते थे कि आप एग्रीगेट सप्लाई पर फोकस करते थे। वो कहते थे कि आउटपुट और इनकम का डिटर्मिनेशन करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई पर फोकस किया जाता था, फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा,
अपने आप ही जो इकोनॉमी में डिटर्मिनेशन हो जाता है आउटपुट का भी और इनकम का भी। अब फंक्शन ऑफ मनी के बारे में दोनों का क्या मानना था। केंजियन क्या मानते थे कि जो मनी है हमारे पास, जो पैसा है, उससे सिर्फ आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ आप उसको लेन देन के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो अपने पास, जब आपको ज़रूरत हो तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्लासिकल क्या मानते थे, क्लासिकल हमेशा ये कहते थे सिर्फ हमारे पास जो मनी है उसका एक ही काम है, वो एक काम करेगी। वो क्या काम है, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो है वो काम करेगी। अगला जो पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन, कि किस तरीके से केंज और क्लासिकल ये कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से डिटरमाइन होगा। केंज क्या मानते थे, केंज मानते थे जहां पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म में डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते थे कि जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होता है, वहीं पर क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। तो ये मॉनेटरी फैक्टर्स को डिटरमाइन इंपॉर्टेंट देते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, और ये किसको इंपॉर्टेंस देते थे, ये रियल फैक्टर्स जो है या सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते थे। अगली बात हम क्या करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। केंजियन हमेशा ये कहते थे कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, कि सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है, लोगों के पास कितनी इनकम है उसी से डिसाइड होगा कि आपको कितनी सेविंग करनी है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। और जो क्लासिकल है उनका क्या मानना था, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। उनका यही मानना था कि सेविंग भी हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी और इन्वेस्टमेंट भी हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी, और जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होगी। अगला जो पॉइंट इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है वो ये कहते हैं कि हमेशा, अब हम बात करेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस एंड आउटपुट किस तरीके से केंज और क्लासिकल ये मानते थे। देखो किस तरीके से, अब आप देखो डायग्राम से इस चीज़ को समझते हैं। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू केंज, ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। तो उनका मानना है कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता, अकॉर्डिंग टू केंज कि जब तक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता, तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। देखो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, ये इतना आउटपुट बनाया गया और इतना जो था ये एग्रीगेट डिमांड थी, लेकिन क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, लेकिन अभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुँचे हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़कर AD1 हो गई, तो हमने क्या किया, हमने सप्लाई को भी बढ़ा दिया। लेकिन जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर मान लो पहुंच जाते हो, आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ कट करके गई और ये होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड 2 हो गई, ठीक है। इस एग्रीगेट डिमांड के बाद अब आप देखो आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, अगर और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, AD3 एग्रीगेट डिमांड हो गई, लेकिन आपने देखा अब आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट में हो। तो उनका ये मानना है केंजियन का कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता तब तक तो आप एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को बढ़ा सकते हो, लेकिन जब एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपका क्या होगा, सिर्फ प्राइस में ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन में यही कहा कि जब तक हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तब तक आप प्राइस और आउटपुट में चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाने के बाद सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, सप्लाई में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये अकॉर्डिंग टू केंज था। अब क्लासिकल ये मानते थे कि हमेशा क्या होता है, हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और जितना डिमांड होती है उस हिसाब से सप्लाई में चेंज किया जा सकता है, तो उनका ये मानना था। अब है कट इन मनी वेज। मनी वेज में जो कट का कॉन्सेप्ट है वो क्या मानते थे, केंज ये मानता था, सबसे पहले क्लासिकल को देखो, इसमें क्लासिकल से मानते थे कि अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप रियल जो वेज रेट है ना उसको कट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वेज रेट कम हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे सकते हो। ये कौन मानते थे, क्लासिकल मानते थे। क्लासिकल हमेशा ये कॉन्सेप्ट मानते थे कि आप वेज रेट को कम कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दो। लेकिन केंज हमेशा ये कहते थे कि
अगर आप लोगों की मनी वेज को कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, वेज रेट क्या है, किसी की इनकम होगी, और जब आप क्या कर दोगे, उसी को कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कल को उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो डिमांड भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो वो हमेशा इस बात के विरुद्ध थे कि हमें जो है मनी वेज कम करनी चाहिए। अगला पॉइंट स्टेट इंटरवेंशन का था। केन जी ये कहते थे कि इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिक नहीं चल सकती, आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लेके आना होगा। क्लासिकल हमेशा ये कहते थे कि आपको अगर संतुलन लेके आना है, आपको मार्केट फोर्सेस के हवाले पूरी मार्केट को छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई की जो पावर्स हैं अपने आप ही मार्केट में संतुलन ले आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता था। एक्सपेक्टेशन जो थे यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट है सेविंग इज अ सोशल वाइज। अगला जो डिफरेंस का पॉइंट है वो कहते थे कि तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू केन्ज, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या करना होगा, स्पेंडिंग करनी होगी। जितना हम खर्च को बढ़ाएंगे उतना लोगों की इनकम बढ़ेगी और उतना इकोनॉमी में एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो और लेकिन जो क्लासिकल वो क्या मानते थे, क्लासिकल हमेशा ये मानते थे सेविंग को ये मानते थे कि सेविंग की वजह से ही क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कोई सेव करता है फिर कोई सेविंग किया जाता है, बैंक में इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उधार लेता है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है। तो सेविंग को लेकर इनका कॉन्सेप्ट अलग था। तो वो ये मानते थे कि सेविंग कम से कम होनी चाहिए केन्ज, क्योंकि उनका मानना था कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा इकोनॉमी में वो घूमता रहेगा। लेकिन क्लासिकल ये मानते थे कि सेविंग होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो वो ये कहते हैं कि सेविंग जो है वो कम करनी चाहिए। सेविंग केन्ज ये मानते थे कि सेविंग कम से कम करनी चाहिए, लेकिन क्लासिकल जो थे ये मानते थे कि अगर सेविंग होगी तो तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। क्लासिकल ऑलवेज जो थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो हमेशा क्या थी, स्टैटिक थी। ठीक है, वो कभी भी एक्सपेक्टेशन जो होती है कि फ्यूचर में, जैसे इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हो, आप हमेशा क्या देखते हो, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्सपेक्टेशन कि कल को क्या प्राइस बढ़ सकता है, तो आज जो है उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, तभी फायदा होता है। तो क्लासिकल कभी भी जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दी। मार्जिनल एफिशिएंसी जो होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या आउटपुट डिटर्मिनेशन, इन कॉन्सेप्ट पे कभी क्लासिकल गए ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि केन्ज हमेशा ये देखता है, वो एक्सपेक्टेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है हमारी डिसीजन को अफेक्ट करती है, और एक्सपेक्टेशन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये इससे भी डिसाइड हो जाता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि क्लासिकल की जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमेशा स्टैटिक थी, लेकिन जो केन्ज की अगर बात करें तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर क्या थी, डायनेमिक थी थोड़ी कॉन्सेप्ट उसका जो एक्सपेक्टेशन का। तो हम कह सकते हैं ये चीज़ भी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अगला जो पॉइंट है कि केन्जियन थ्योरी जो थी वो ज़्यादा प्रोग्रामेटिक होता है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने वाली थी। प्रैक्टिकल में देखें इनके एप्लीकेबिलिटी पे क्या डिफरेंस है। इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या कहती है कि केन्जियन थ्योरी हमेशा ही प्रोग्रामेटिक थी, कि प्रैक्टिकली बेस्ड थी, और जो क्लासिकल थी उनका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमें सामने आती थी ना, एम्प्लॉयमेंट की, आउटपुट डिटर्मिनेशन की, उसको सॉल्व करने में उनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत कम था। लेकिन क्लासिकल का जो केन्शियन का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेट को भी लेके आए, गवर्नमेंट को भी लेके आए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हमने जो भी पढ़ा उसको हम डिटेल में मैथमेटिकल टर्म्स में थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिकल देखो, आपने देखा क्लासिकल हमेशा क्या मानते थे कि जो मनी की जो डिमांड है वो सिर्फ लेन देन उद्देश्य के लिए की जाएगी। लेकिन क्लासिकल केन्ज हमेशा कहते थे कि जो मनी की डिमांड है वो लेन देन उद्देश्य के लिए भी की जाती है, जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं, साथ साथ स्पेकुलेशन मोटिव के लिए भी की जाती है। ठीक है, क्लासिकल हमेशा मानते थे कि इनकम या आउटपुट का डिटर्मिनेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लेबर को काम दिया है, और यही बात केन्ज भी मानते थे कि आपका इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने लेबर को काम दिया है। और क्लासिकली मानते थे कि आपने कितने लेबर की सप्लाई कितनी होगी वो रियल वेज रेट पे डिपेंड करता है। आपने देखा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका रियल टर्म में मेजर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रियल टर्म में ही देखते हैं। तो लेकिन उनका जो था केन्ज जो थे मॉनेटरिस्ट थे, मॉनेटरी फैक्टर्स पर उनका काफ़ी फोकस था। तो उन्होंने कहा कि जो सप्लाई है किसकी,
लेबर की वो किस पे डिपेंड करेगी, मॉनेटरी जो वेज रेट है इकोनॉमी में उस पर डिपेंड करेगी। और क्लासिकल ये मानते थे कि डिमांड फॉर लेबर वो किसका फंक्शन है, डिमांड फॉर लेबर जो है रियल वेज रेट का फंक्शन है। और जो केंजियन थे उनका भी यही मानना था कि डिमांड फॉर लेबर की कितनी डिमांड की जाएगी लेबर की वो रियल वेज रेट जो होती है उस पर डिपेंड करेगा। अब आपने देखा सेविंग हमने बात की, सेविंग जो है क्लासिकल हमेशा कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, केंजियन हमेशा कहते थे सेविंग जो होती है वो इनकम का फंक्शन होती है। और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्लासिकल ये मानते थे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर केंजियन हमेशा मानते थे कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या एमईसी पे डिपेंड करती है। और इन्होंने क्लासिकल ने भी बात मानी थी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हमेशा बराबर होती हैं, और केंजियन ने भी हमेशा यही बात की कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ पर जी क्लासिकल की जो थ्योरी थी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिटर्मिनेशन की, और जो केंज की जो थ्योरी थी इनकम और आउटपुट डिटर्मिनेशन की, उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है वो आज हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।